हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डीएनएस में। तो मैं सागर वर्मा, आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का मेंटर। तो हमने क्या किया था कि पिछले लास्ट लेक्चर में हम क्या बात कर रहे थे, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो प्लांट ब्रीडिंग में हमने बात किया था कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके साथ साथ हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात की थी कि हम किस किस ऑब्जेक्टिव्स को लेके क्या क्या हमारा मोटिव होगा, क्या क्या हमारे लक्ष्य होंगे, जिसको लेकर के हम क्या करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग में आगे काम करेंगे। तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमने पिछले कुछ सालों में हमने क्या क्या काम किया हुआ है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमने क्या क्या किन किन क्रॉप्स में क्या किया था, इंप्रूव किया है, जो भी कैरेक्टर्स हैं या फिर कुछ भी। तो बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में बात की थी इंप्रूवमेंट इन यील्ड की, हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी आपके वीट के इंप्रूवमेंट की, कि वीट में कैसे इंप्रूवमेंट हुआ और वीट की कौन कौन सी नई वैरायटी आई और वीट में कैसे प्रोडक्शन क्या हुआ पिछले कुछ सालों में, जो 30 40 50 सालों में क्या हुआ, प्रोडक्शन क्या हुआ, बहुत तेजी से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो हम आज का जो लेक्चर होगा हम इसमें क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे राइस के इंप्रूवमेंट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जैसे कि आप हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, ऐसे ही हमारे और भी लेक्चर्स और हमारे और भी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, जो कि प्रिपरेशन होती है हमारे सीयूईटी, यूपीसी, टीडीसी, डीडीयू और एमजीकेवीपी के जितने भी एग्रीकल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और साथ ही साथ अदर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं उसकी। तो अगर आपको हमारा कोर्स लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी क्या एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अपनी नोटबुक निकालिए और पेन कॉपी लेकर के क्या करिए, बैठ जाइए। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर में और बात करेंगे हम किसकी, इंप्रूवमेंट इन यील्ड में। अगले हमारे जो क्रॉप है, अगला जो हमारा क्रॉप है वो क्या है, राइस। तो हम बेसिकली बात करेंगे अब राइस के बारे में। तो हमने क्या हुआ था कि पिछले लेक्चर में देखा था कि वीट में क्या हुआ, जब इंप्रूवमेंट हुआ, वीट में इंप्रूवमेंट हुआ तो क्या हुआ था, एक नॉरिन 10 वैरायटी थी, कहां की, जापान की, जिसे क्या कर दिया गया, अमेरिकन प्लांट ब्रीडर ने क्या किया, पिक किया और लेकर आए मैक्सिको में। मैक्सिको में सिमिट में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था, एन.ई. बॉरलॉग ने क्या किया, उस वैरायटी के जो ड्वार्फिंग जीन थे, ड्वार्फिंग जीन मतलब जो उसको क्या कर देते थे, उसके प्लांट को क्या कर देते थे, बौना बना देते थे, उस जीन को क्या किया उन्होंने, इंट्रोड्यूस करके अलग अलग वैरायटी बनाई। फिर उसी तरह से उन जो वैरायटी बनी उसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो उस वैरायटी को इंट्रोड्यूस करने के बाद इंडिया में और भी जो प्लांट ब्रीडर थे, जैसे एमएस स्वामीनाथन, उन्होंने क्या किया, आईआरआई में वर्क किया और उन्होंने और वैरायटी बनाई, जो क्या हुआ, इंडिया में अच्छा यील्ड देती थी, सोनालिका, कल्याण सोना। उसके अलावा जो आपके जो एमएस स्वामीनाथन थे, वो क्या, उन्होंने क्या की थी, म्यूटेशन ब्रीडिंग से भी क्या की थी, एक वैरायटी बनाई थी जिसका नाम था प्रभानी क्रांति। और ये इसने क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा क्या किया था, यील्ड क्या किया था, बढ़ाया था हमारे देश में। और ये बहुत, जितने भी वीट वाला जो बेल्ट है इसमें क्या हो गया था, पूरी तरह से क्या हुआ था, पूरी तरह से इस बेल्ट को क्या कर लिया था, इसने कवर कर लिया था। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं राइस की। तो जैसे हमने बात की थी कि जो वीट था उसमें क्या था, नॉरिन 10 एक वैरायटी थी जिसमें क्या था, रिड्यूस्ड हाइट, यानी छोटी हाइट को छोटी करने वाले क्या थे, जीन्स थे। उसी तरह क्या था कि राइस में क्या था, जो ड्वार्फिंग जीन साइंटिस्ट ने खोजा वो क्या था, डीजियोवोजिन। ये क्या है, ड्वार्फिंग जीन ऑफ राइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर राइस में ड्वार्फिंग जीन कौन सा है। तो ये जो जीन है डीजिवोजिन, ये क्या करता है, राइस के पौधे को क्या कर देता है, बौना बना देता है। तो हुआ क्या कि ये जो जीन था, ये जो ड्वार्फिंग जीन था, इसको क्या किया, जो प्लांट ब्रीडर्स थे उन्होंने क्या किया, पिक किया, और दिस जीन वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू प्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज लाइक IR8, IR24 एट ईरी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, जो ये आपका राइस में जो ड्वार्फिंग जीन था, यानी राइस के पौधे को छोटा बना देने वाला, इसको क्या किया, प्लांट ब्रीडर्स ने उठाया और ये कहां लेकर के गए, ईरी। ईरी क्या है,
आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है? मनीला फिलीपींस। यानी ये कहां लेकर गए इस जीन को? मनीला फिलीपींस में इस जीन को लेकर के गए और फिर उन्होंने क्या किया, वहां पे दो वैरायटी बनाई जिसका क्या नाम था? IR8 और IR24। और ये जो IR8 है और IR24 है, ये क्या थी? ड्वार्फ वैरायटी थी किसकी? राइस की। और ये जो IR8 है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मिरेकल राइस। इसे क्या बोला जाता है? मिरेकल राइस भी बोला जाता है। मिरेकल मतलब क्या होता है? चमत्कार। तो इसने क्या कर दिया? राइस के प्रोडक्शन में इतना चमत्कारिक तरीके से क्या किया? इंप्रूवमेंट किया। इसको इतने चमत्कारिक तरीके से क्या किया? बढ़ाया कि इसे क्या बोल दिया गया? मिरेकल राइस बोल दिया गया। तो ये तो वैरायटी क्या हुई थी? आपकी फिलीपींस में बनी थी। लेकिन फिर क्या किया गया? ये जो IR8 है इसे क्या किया गया? जैसे वीट की जो वैरायटी थी उसे क्या किया गया था? इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो राइस की वैरायटी थी उसे भी क्या किया कर दिया गया? इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और जब इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो फिर से वही, या तो आप क्या कर सकते हैं, उसे डायरेक्ट ग्रो करिए, या तो उसका किसी आप इंडियन वैरायटी के साथ क्रॉस करके कोई नई वैरायटी बना लीजिए। तो इंडिया में जब ये इंट्रोड्यूस हुई तो इंडिया में क्या हुई? और सेमी ड्वार्फ वैरायटी क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, जिसका क्या नाम था? जया और रत्ना। यानी दो वैरायटी जया और रत्ना का डेवलपमेंट कहां पे हुआ? इंडिया में हुआ। तो इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटी कौन थी? जया और रत्ना। और जो जया है इसे क्या बोलते हैं? मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। इसे क्या बोलते हैं? मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। इसे क्या बोलते हैं? इंडिया का क्या बोलते हैं? मिरेकल राइस बोलते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब ये दो वैरायटी क्या हुई, आपकी इंट्रोड्यूस रिलीज हो गई कल्टीवेशन के लिए इंडिया में, तो इससे क्या हुआ? अब राइस का जो प्रोडक्शन था वो भी क्या हो गया? बहुत तेजी से बढ़ा। तो 1960 से लेकर के 2000 के बीच में राइस का प्रोडक्शन क्या हुआ? 35 मिलियन टन से कहां पहुंच गया? 89.5 मिलियन टन क्या हो गया? जो राइस का प्रोडक्शन था वो क्या हो गया? बढ़ गया। और इसके और क्या हुआ? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? एक जो राइस का जो ये हिस्ट्री है आपका कि IR8 पहले वैरायटी आई, फिर उसके बाद क्या हुआ? इसे इंडिया में लॉन्च किया गया और जया और रत्ना को बनाया गया। इस पूरे स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो क्या है? ये जो ड्वार्फिंग जीन है, कौन से? DGVO-जिन। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इससे हर साल क्या होता है एग्रीकल्चर एंट्रेंस में, जो आपका नॉरिंटेन है और जो ये राइस का ड्वार्फिंग जीन है, इन दोनों से क्या होता है? हर साल क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे किसके बारे में? यील्ड के इंप्रूवमेंट के बारे में। हमने किसकी बात की? वीट की बात की। और उसके बाद हमने बात कर ली राइस की। आगे बढ़ते हैं। एक और क्रॉप थी जिसमें क्या किया गया? यील्ड में इंप्रूवमेंट किया गया, और वो क्रॉप थी क्या? सुगर केन की क्रॉप। यानी गन्ने की फसल में क्या किया गया? आपकी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या किया गया? प्लांट ब्रीडिंग की गई। अब देखिए गन्ने की फसल में क्या होता है। तो गन्ने की दो किस्में थी। कौन कौन सी? एक थी सैकरम बर्बेरी, ठीक है। ये इसे क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न केन्स। इसे नॉर्दर्न केन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसे क्या किया जाता था? नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता था। यानी यूपी, बिहार और ये जितने भी बेल्ट हैं इसमें जो ग्रो किया जाता था वो कौन था? नॉर्दर्न केन्स, यानी सैकरम बर्बेरी। लेकिन ये जो गन्ना था जो नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता था, इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसमें क्या था? इसकी यील्ड बहुत पुअर थी और इसमें शुगर कंटेंट भी बहुत कम था। क्यों? क्योंकि इसके तने जो थे वो बहुत ही क्या थे? पतले पतले थे। यानी इसके अंदर क्या थी? थिन स्टेम की प्रॉब्लम थी। यानी इसका जो स्टेम था वो क्या था? थिन था। और इसके अंदर क्या था? शुगर कंटेंट जो वो था वो क्या था? वो बहुत कम था। और इसके साथ इसकी यील्ड भी क्या हो गई? कम हो गई। तो लेकिन इसके साथ साथ क्या था कि जो साउथ इंडिया थी उसमें एक वैरायटी थी जिसे हम क्या बोलते थे? सैकरम ऑफिसिनेरम। और इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल केन्स। ट्रॉपिकल एरिया में जो ग्रो किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल केन। तो जो हमारा इंडिया होता है इसका जो ये साउदर्न मोस्ट रीजन है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। ये क्या है? इक्वेटर के पास है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। जो एरिया क्या होता है? इक्वेटर के पास होता है, उसे ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो ये क्या होता था? साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता था। तो साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता था तो हम इसे क्या बोलते थे? ट्रॉपिकल केन्स बोलते थे, ठीक। तो ये जो सैकरम ऑफिसिनेरम था ग्रोन इन साउथ इंडिया। लेकिन इसमें क्या था? इसके जो तने थे वो क्या थे? बहुत ही थिकर थे। यानी इस जो नॉर्दर्न केन्स थे उससे क्या थे? मोटे थे। तो इसके अंदर क्या था? शुगर कंटेंट भी क्या था?
हाइयर था, मतलब इसके अंदर शुगर कंटेंट जो था वो क्या था, ज्यादा था। और पर डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। अब क्या होगा कि एक वैरायटी है वो क्या कर रही है, शुगर कंटेंट उसका ज्यादा है, उसके जो स्टेम है वो क्या है, थिकर है। तो कोई भी किसान चाहेगा कि ये साउथ इंडिया वाली वैरायटी को हम क्या करते हैं, नॉर्थ इंडिया में हम यही वाली वैरायटी ले जा करके लगाएं, यही वाला स्पीसीज ले जा करके वहां पे लगाएं ताकि हमें भी हाइयर यील्ड मिले। लेकिन जब क्या हुआ कि जब साउथ इंडिया वाले जो ट्रॉपिकल केन्स थे उनको क्या कर दिया गया, जब लेकर के गया नॉर्थ इंडिया में और उसे ग्रो किया गया तो उसका यील्ड क्या था, बहुत ही पुअर था, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन भी हमारे यील्ड पे यानी हमारे उत्पादन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो वो जो गन्ना था वो क्या था, साउथ इंडिया के लिए तो अडॉप्ट कर लेता था, साउथ इंडिया में उसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जब उसे ले गया तो उसने क्या किया, अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाया और यील्ड क्या हो गई, पुअर हो गई। अब क्या किया जाए कि हम क्या करें, हम गन्ने का उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं। तो हमने क्या किया कि ये जो सैकरम बारबेरी था और ये जो सैकरम ऑफिसिनेरम था, इसके कैरेक्टर को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया, यानी दो कैरेक्टर को क्या कर दिया गया, क्रॉस करके क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। तो these two species were successfully crossed to get a varieties with high yield, thick stem, high sugar content and ability to grow in नॉर्थ इंडिया। तो हमने क्या किया, एक इन दोनों जो आपके क्या थे, नॉर्दर्न केन्स यानी नॉर्दर्न केन्स और ट्रॉपिकल केन्स, इसको क्या किया, क्रॉस किया और क्या कर दी, न्यू वैरायटी का क्या किया, डेवलपमेंट किया। ये जो न्यू वैरायटी बनी, यानी ये जो न्यू वैरायटी बनी, इसके अंदर क्या था, यील्ड इसका क्या था, ज्यादा था, यील्ड क्या था, ज्यादा था। उसके साथ साथ इसके स्टेम क्या थे, थिकर स्टेम क्या था, थिकर था। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या था, हाइयर शुगर कंटेंट, यानी शुगर कंटेंट क्या था, ज्यादा था। उसके साथ साथ ये क्या कर सकता था, ये जो नई वैरायटी बनी थी ये कहां पे ग्रो कर सकती थी, नॉर्थ इंडिया में भी क्या कर सकती थी, ग्रो कर सकती थी। नॉर्थ इंडिया में भी ये वैरायटी क्या करती थी, ग्रो करती थी, अच्छा यील्ड देती थी। तो अब यहाँ पे किसानों को भी क्या हो गया, फायदा हो गया कि अब हमारे यहाँ के भी गन्ने क्या होंगे, थिकर स्टेम वाले होंगे, हाई शुगर कंटेंट वाले होंगे, हाइयर यील्ड वाले होंगे। तो अब हमारा भी उत्पादन क्या होगा, अच्छा होगा और हम भी क्या करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो यूपी वाला बेल्ट है, इसमें जब आप वेस्टर्न रीजन में जाएंगे तो वहाँ के किसान क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गन्ना उगाते हैं। अभी तो हमारे जो पूर्वांचल वगैरह वाला एरिया है इसमें क्या होता है, गन्ने की खेती कम होती है, लेकिन आप जब वेस्टर्न यूपी में जाएंगे तो वो जो वहाँ के जो किसान होते हैं वो गन्ने की खेती बहुत अच्छे से करते हैं। तभी तो मेरठ वगैरह जो एरिया है वहाँ से गुड़ वगैरह का प्रोडक्शन जो होता है आपका, जैगरी वगैरह का, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये क्या था, इंप्रूवमेंट इन यील्ड, किसमें, शुगर केन में। तो हमने बात कर लिया यील्ड में इंप्रूवमेंट कहां कहां हुआ। सबसे पहले वीट की बात की हमने, फिर राइस की बात की, फिर शुगर केन की बात की। हमने अपने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव में देखा था कि हम क्या करते हैं, यील्ड को बढ़ाते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हम ब्रीडिंग करते हैं, या फिर क्वालिटी के लिए करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने कि हम क्या करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब क्या, प्रतिरोधक क्षमता। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता। किसके लिए, डिजीज यानी जो भी रोगों से लड़ने की क्षमता है किसी भी प्लांट की, उसको बढ़ाने के लिए जब हम ब्रीडिंग करेंगे तो हम क्या बोलेंगे उससे, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। अब देखिए होता क्या है कि प्लांट के अंदर डिजीज क्या कर सकते हैं, बहुत से ऑर्गेनिज्म कॉज कर सकते हैं। वो फंजाई हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरसेस हो सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, डिजीज, कोई भी डिजीज कॉज करते हैं प्लांट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोजेन बोलते हैं। तो पैथोजेन क्या होता है, पैथोजेन ये क्या होता है, ये हो सकता है आपका फंजाई हो सकता है, ये क्या हो सकता है आपका बैक्टीरिया हो सकता है, और यही क्या हो सकता है आपका वायरस भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि क्रॉप लॉस में बी अप टू 16% ड्यू टू अटैक ऑफ पैथोजेन। यानी ये जो पैथोजेन है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ऐसे जो पैथोजेन्स है, इनकी वजह से जो क्रॉप का लॉस होता था वो लगभग पहुंच जाता था कितना, 16% तक क्या हो जाता था, हमारा क्रॉप का जो यील्ड है वो क्या हो जाता था, लॉस हो जाता था। तो
हमने क्या की प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट की। ऐसे कल्टीवार यानी ऐसी लाइंस, ऐसी वैरायटी हमने क्या की, रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करने के लिए, जो क्या था, रेजिस्टेंट टू डिजीजेज, वो क्या उनके अंदर क्या थी, रोगों से लड़ने की क्षमता थी। अब देखिए हम क्यों ऐसी वैरायटी डेवलप कर रहे हैं जिनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता है। हम क्या कर सकते हैं, केमिकल मार करके क्या कर सकते हैं, रोगों से क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्लांट यानी जो क्रॉप है उसे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरत ये पड़ी कि अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं अपने एग्रीकल्चर में, तो उससे दो प्रॉब्लम है। हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, केमिकल खरीदने जाएंगे, फिर उसे स्प्रे करवाएंगे तो हमें लेबर को भी चार्ज देना है, फिर केमिकल खरीदें उसका भी चार्ज देना है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो आपका फूड मटेरियल होगा उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डिटोरिएट हो जाएगी, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब वो केमिकल आपके क्या है, फूड मटेरियल में, वो आपके डाइट में जाएंगे, उसके साथ साथ आपको क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। आजकल क्या हो रहा है, जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि बहुत सारे रोग आप देख रहे हैं, कैंसर जैसे रोग क्या हो रहे हैं, ये सब किसके नतीजे हैं, पेस्टिसाइड यूज के ही नतीजे हैं कि हमें हमारे आसपास आजकल क्या है, कैंसर जैसी बीमारी बहुत ही कॉमन हो गई है, बहुत ही नॉर्मल आपके अगल बगल होंगे बहुत लोग जिनको क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हमने क्या किया, रेजिस्टेंट कल्टीवार का क्या किया, डेवलपमेंट किया, जो क्या था, जिसके अंदर क्या था, प्रतिरोधक क्षमता थी, किससे लड़ने की, आपके रोगों से लड़ने की क्या थी, क्षमता थी। अब क्या होता था, 16% लॉस हो जाता था। तो जब हमने ऐसी वैरायटी बनाई जो क्या कर सकती थी, लड़ सकती थी, तो उससे क्या हो गया, प्रोडक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि ये जो 16% यील्ड का यानी उत्पादन में जो क्या होता था, लॉस होता था आपका, वो क्या हो जाता है, अब वहां पे रुक जाता है, और इससे क्या होता है, फूड प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर क्या था कि अब देखिए, अब हम कहां से आखिर ये जो रेजिस्टेंट वैरायटी आखिर डेवलप कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले अगर हमें रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करनी है तो हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस जीन चाहिए। कोई भी कैरेक्टर होता है वो किससे डिटरमाइन होता है, जीन से डिटरमाइन होता है। तो अब हमें वो क्या चाहिए, हमें जीन चाहिए जो क्या कर सके, इन रोगों से प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने के लिए जो क्षमता है वो क्या करे, प्रोवाइड करे। तो हमारे पास क्या होता है, जो भी प्लांट वैरायटी, जैसे गेहूं की वैरायटी है या फिर राइस की वैरायटी है, तो उसकी क्या होगी, एक वाइल्ड वैरायटी होगी। यानी जो जंगली प्रजातियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता वाले क्या होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं। आप देखिए जो जंगली वैरायटियां होती हैं वो कहीं भी उग जाएंगी, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि कोई भी डिजीज आए, कोई भी, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, ये जो रेजिस्टेंट वाले जीन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कर रखा है, जो डोमेस्टिकेटेड वैरायटी है हमारी, डोमेस्टिकेटेड वैरायटी है, और एक हमारे पास क्या है, वाइल्ड वैरायटी है। तो हम इससे क्या करेंगे, इससे ये जो वाइल्ड वैरायटी है इससे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जीन्स क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जीन जो होगा RG, रेजिस्टेंट जीन, ये क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसमें, डोमेस्टिकेटेड या फिर कल्टीवेटेड वैरायटी में क्या कर देंगे, ला करके ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए, सेवरल वाइल्ड रिलेटिव ऑफ डिफरेंट कल्टीवेटेड स्पीसीज हैव बीन शोन टू हैव सर्टेन रेजिस्टेंट कैरेक्टर बट हैव लो यील्ड। देखिए, जो जंगली प्रजातियां होती हैं, अब आप बोलेंगे कि ये तो रेजिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है, तो हम क्यों नहीं इसी को उगाते हैं, आखिर क्या जरूरत है हमें कल्टीवेटेड वैरायटी या फिर जो डोमेस्टिकेटेड वैरायटी है उसको उगाने की। तो बात यह है कि उसके अंदर रेजिस्टेंट कैरेक्टर तो होते हैं, वो जंगली है, वो कहीं भी उग जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, उसका जो यील्ड होता है बहुत कम होता है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, कल्टीवेट नहीं करते हैं। और जो कल्टीवेटेड वैरायटी होती है उसके जो ग्रेन साइज होते हैं वो बड़े होते हैं, उसमें यील्ड ज्यादा होती है। तो हमारे पास क्या है कि अब क्या है, एक वाइल्ड वैरायटी है जिसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंट जीन है। तो लेकिन क्या है, इसके अंदर क्या है, यील्ड क्या है, कम है, इसके अंदर यील्ड क्या है, ज्यादा है। तो हमें क्या चाहिए, यील्ड वाला कैरेक्टर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लांट ब्रीडिंग में। तो हम यील्ड वाले कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। हिंस देयर इज ए नीड टू इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंट जीन इनटू द हाई यील्डिंग वैरायटी। यानी ये जो कल्टीवेटेड और डोमेस्टिकेटेड वैरायटी थी, ये क्या थी, HYV थी, ये क्या थी, हाई यील्डिंग वैरायटी थी। अब जब ये हाई यील्डिंग वैरायटी थी, हमने क्या किया, इसमें से सिर्फ क्या किया, जो रेजिस्टेंट टू पैथोजन यानी डिजीज के लिए जो रेजिस्टेंट वाला जीन था, यानी रोग, ऐसा जीन जिसके अंदर क्या थी, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता थी, उससे क्या किया, इस वाइल्ड वैरायटी थी WB, तो इसमें से क्या किया, हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें,
आपके डोमेस्टिकेटेड, कल्टीवेटेड या फिर हाई यील्डिंग वैरायटी में सिर्फ उसके जीन को, बाकी यील्ड वाला सारा जीन क्या है, किसका है, उस वैरायटी का है। बस एक जीन जो रेजिस्टेंट वाला है हमने क्या कर दिया, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। और जब हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, तो सेवरल क्रॉप वैरायटी हैव ब्रीड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर द डिजीज रेजिस्टेंट टू फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीजेस आर रिलीज्ड। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे ही क्या किया, जो रेजिस्टेंट जीन था इसको ब्रीडिंग करके क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम डिजीज रेजिस्टेंट के लिए ब्रीडिंग करते हैं तो कौन सा प्लांट ब्रीडिंग का मेथड यूज होता है। तो कौन सा प्लांट ब्रीडिंग का डिजीज रेजिस्टेंट में मेथड यूज होता है, बैक क्रॉस मेथड। किसका, बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस मेथड का यूज हम किस लिए करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट को, जो रेजिस्टेंट जीन है उसको ट्रांसफर करने के लिए प्लांट वैरायटी के अंदर हम किसका यूज करते हैं, बैक क्रॉस मेथड का। इसकी बात हम करेंगे आगे अभी। तो हमने क्या की, बहुत सारी वैरायटी बनाई जो क्या थी, इन सभी पैथोजन से क्या थी, आपकी रेजिस्टेंट थी, यानी उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता थी। उसके बाद क्या होता है कि एक वैरायटी है जिसका नाम क्या है, प्रभानी क्रांति। वो किसकी है, भिंडी की वैरायटी है, और इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ैक वायरस। ठीक है, एक गलती हो गई है मुझसे, तो उसके लिए आप मुझे माफ करिएगा कि मैंने क्या बोल दिया था, म्यूटेशन ब्रीडिंग से प्रभानी क्रांति, नहीं, मेरे दिमाग में था। लेकिन ये क्या है, प्रभानी क्रांति जो वैरायटी है वो किसकी है, ओखरा की वैरायटी है। ठीक है, तो प्रभानी क्रांति एक ओखरा की वैरायटी है जिसमें क्या किया गया था, एक रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर किया और ये किया गया, और एक वैरायटी डेवलप की गई भिंडी में किसकी, प्रभानी क्रांति। और ये क्या थी, येलो वेन मोज़ैक जो वायरस होता है इसके लिए क्या थी, रेजिस्टेंट थी। और इसके अलावा भी हमने क्या की, और भी वैरायटीज बनाई अलग अलग क्रॉप्स में, जैसे कि हमने बनाया वैरायटी किसमें, वीट में। वीट में हमने एक वैरायटी बनाई जिसका क्या नाम था, हिमगिरी, और ये क्या थी, लीफ रस्ट और हिल बंट, ये सबसे क्या थी, रेजिस्टेंट थी, आप इसे देख सकते हैं। उसके अलावा हमने क्या बनाया, ब्रेसिका। इसमें क्या बनाया, एक ब्रेसिका क्या होता है, राई, सरसों, ये सब जो होते हैं स्पीसीज, उसमें क्या किया, एक पूसा स्वर्णिम एक वैरायटी बनाई जो क्या थी, व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट क्या होता है, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड या फिर व्हाइट ब्लिस्टर ऑफ मस्टर्ड, ये अल्बुगो कैंडिडा से कॉज होता है। तो इसमें हमने क्या किया, एक वैरायटी बनाई पूसा स्वर्णिमा, जिसे क्या बोलते हैं, करण राई, और ये क्या थी, व्हाइट रस्ट से क्या थी, रेजिस्टेंट थी। उसके अलावा हमने क्या किया, कॉलीफ्लावर में वैरायटी बनाई पूसा शुभ्रा, ये आता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पूसा स्नोबॉल K1, ये भी आता है क्वेश्चन कि पूसा शुभ्रा इज वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर, पूसा स्नोबॉल इज वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर। पूसा शुभ्रा इज अ वैरायटी दैट इज रेजिस्टेंट टू, किस क्रॉप से, किस डिजीज से रेजिस्टेंट होता है, तो ब्लैक रॉट और कर्ल और ब्लैक रॉट से क्या होता है, ये जो कॉलीफ्लावर की वैरायटी है पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल, ये क्या है, रेजिस्टेंट है, यानी इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है। उसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काउपी में कौन सी वैरायटी है, पूसा कोमल, जो किससे रेजिस्टेंट है, बैक्टीरियल ब्लाइट से क्या है, इसके अंदर लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, इस वैरायटी के अंदर ये क्या करेगी, बैक्टीरियल ब्लाइट को फाइट कर जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, चिली में क्या है, पूसा सदाबहार। ठीक है, पूसा सदाबहार एक वैरायटी है चिली की, तो ये भी क्वेश्चन आता है, पूसा सदाबहार इज वैरायटी ऑफ चिली। तो ये किससे आपके रेजिस्टेंट है, चिली मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस और लीफ कर्ल, इन सबों से क्या है, ये वैरायटी आपकी रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो हमने क्या किया, ऐसे ही हमने क्या किया, अभी तो ये कुछ वैरायटी है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ऐसी बहुत सी वैरायटी क्या की गई है, डेवलप की गई है अलग अलग क्रॉप्स में, टोमेटो में, फिर आपके जितने भी राइस में, बहुत सारी वैरायटी की गई जो रेजिस्टेंट है, क्या, अलग अलग डिजीजेस से क्या है, रेजिस्टेंट है। और रेजिस्टेंट वैरायटी बनाने का फायदा क्या होता है कि उसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम लगता है। आपको क्या करना पड़ेगा, कम पैसे में आप क्या कर सकते हैं, रोग का प्रबंधन कर सकते हैं अपने खेतों में, अगर आप क्या करते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी का कल्टीवेशन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब किसकी, किसकी, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंट। हमने क्या कर लिया था, बात कर लिया किसके बारे में, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, जो किससे होता था, बैक्टीरिया से होता था, या फंजाई से होता था, या किससे होता था, वायरस से होता था। और आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे किससे,
प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंट, यानी जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फसलों को क्या करते हैं, बहुत ही नुकसान करते हैं। वो पत्तियां खा जाएंगे तो फिर पत्तियों में ही तो फूड बनता है, जब पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो फूड कहाँ से बनेगा और स्टोर कहाँ पे होगा। तो अलग अलग जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट के पार्ट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ स्टेम पे अफेक्ट करते हैं, कुछ लीफ पे अफेक्ट करते हैं, कुछ फ्रूट पे अफेक्ट करते हैं, जैसे फ्रूट बोरर फ्रूट पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टेम फ्लाई जैसे बहुत सारे जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट के पार्ट पे अफेक्ट करके क्या करते हैं, हमारे प्लांट को क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। तो क्रॉप लॉस में बी अप टू कितना 18% ड्यू टू द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जो आपके कीट हैं इनसे क्या होता है, लगभग 18% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक। तो 18% का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। और पेस्ट मैनेजमेंट, देखिए मैंने बताया ना, पेस्ट मैनेजमेंट एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट रीचेज मोर देन $12 बिलियन एनुअली, यानी एक साल में हम क्या कर रहे हैं, $12 बिलियन पैसा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं सिर्फ कीटों के प्रबंधन के लिए। किसमें, पूरे एग्रीकल्चर में, पूरे वर्ल्ड में। तो ये कॉस्ट क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो इसी कॉस्ट को कम करने के लिए मैंने बताया ना कि ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को क्या कर देता है, जो रेजिस्टेंट वैरायटी वो कम कर देती है। तो इसके प्रबंधन के लिए हमने क्या किया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनानी शुरू की। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आर आल्सो एसोसिएटेड विद द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। अब क्या करते हैं जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अंधाधुंध क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड का क्या करते हैं, आपके यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, नेचुरल सिस्टम में क्या कर रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल चीज ला के डाल रहे हैं, कोई केमिकल डाल रहे हैं, उससे क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। आपका जो खाना है वो क्या हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। वो तो आपको कीट पतंगों को तो मार ही रहा है वो केमिकल, लेकिन अंदर अंदर आपकी भी पिक्चर सेट कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। और वो क्या होता है, वो धीरे धीरे इफेक्ट दिखाता है। अगर आपको कोई बीमारी हो जाएगी, फिर कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। तो अब क्या होता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट आखिर प्लांट के अंदर कैसे डेवलप किया जाए। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बहुत सारी चीजों से डेवलप किया जा सकता है। जैसे इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन प्लांट ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो आपको प्लांट में बाहर से दिखते हैं। जैसे प्लांट का स्टेम कैसा हो जाए, प्लांट का जो लीफ है वो कैसा हो जाए, ये सब जो भी आपको कैरेक्टर दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। उसी तरह बायोकेमिकल, यानी कोई ऐसा केमिकल क्या हो, प्लांट के अंदर सिंथेसिस हो, जिसका फॉर्मेशन हो, और वो क्या करे, आपको कीट पतंगों से क्या करे, आपके प्लांट को क्या कर दे, प्रोटेक्ट कर दे। या फिर कोई एक ऐसा केमिकल रिएक्शन प्लांट के अंदर चल रहा है, उसको हम क्या करें, रोक दें, जिससे क्या हो, प्लांट के अंदर क्या हो, जो कीट पतंगों का है वो क्या हो जाए, प्रबंधन हो जाए। तो इसी तरह का एग्जांपल है जैसे हेयरी लीव्स। देखिए एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है ना, हेयरी लीव्स। अगर क्या हो जाए, प्लांट की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर क्या हो जाए, कुछ हेयरी टाइप हेयर्स क्या हो जाए, ग्रो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, जैसे रेजिस्टेंट टू सीरियल लीफ बीटल इन व्हीट एंड जेसिड इन कॉटन, यानी सीरियल लीफ बीटल व्हीट में जो है, और जेसिड्स कॉटन में, इसका रेजिस्टेंस क्या, इसके अंदर जो रेजिस्टेंट लाया गया वो किससे लाया गया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के थ्रू लाया गया है। हमने क्या किया है, ऐसे तरह से ब्रीडिंग की है कि इसका जो लीफ हो जाए वो क्या हो जाए, हेयरी हो जाए। अब हेयरी लीव्स पे क्या होगा, वो इंसेक्ट को क्या होगा, इरिटेशन होगा। वो जब चलेगा तो जब क्या है, ये जैसे मान लीजिए लीफ की सरफेस है, ये क्या है, हेयरी है। अब ये लीफ तक तो आसानी से पहुंच नहीं पाएगा। अब ये क्या करेगा, इसको इरिटेट करेगा, इसको चुभेगा। जब इंसेक्ट इसके ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा, तो इसको क्या करेगा, ये परेशान करेगा। तो इंसेक्ट इस प्लांट पे क्या करेगा, बैठना कम कर देगा। उसके साथ साथ देखिए क्या, सॉलिड स्टेम इन व्हीट, यानी अगर व्हीट का स्टेम क्या हो जाए, हॉलो रहता है, तो जो क्या होता है, आसानी से जो इंसेक्ट होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसके अंदर क्या कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर वही जो उसका जो तना है वो क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए, मजबूत हो जाए, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उस इंसेक्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस प्लांट पे, उस प्लांट को क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो वो क्या होगा, अब दूसरे प्लांट पे फिर अपना ट्रांसफर कर लेगा, अपना फीड जो होगा, वो अपना भोजन क्या करेगा, दूसरे प्लांट से लेगा, तो इसको नुकसान करना कम कर देगा। तो उसी तरह सॉलिड स्टेम किसमें, व्हीट में, और ये किसके लिए किया गया था, स्टेम सॉफ्ट लाई के लिए क्या किया गया था, ये प्रोटेक्शन देता था।
जब हम क्या करते थे, स्टेम क्या कर देते थे, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू क्या कर देते थे, इसके स्टेम को सॉलिड कर देते थे। अब बेसिकली हम करते क्या है कि ये जो सॉलिड स्टेम वाला कैरेक्टर है, ये हम किसी वैरायटी से क्या करेंगे, एक जो अपनी जो अच्छी वाली वैरायटी है उसमें क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, जैसे हम डिजीज रेजिस्टेंट में कर रहे थे। उसी तरह क्या किया हमने, नेक्टरलेस कॉटन, डू नॉट अट्रैक्ट बॉलवर्म। देखिए जो क्या होता है, फूल होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, नेक्टर पाया जाता है। उसी को क्या करते हैं, नेक्टर को लेने के लिए क्या होता है, इंसेक्ट आता है आपके किस पे, क्रॉप पे, और उसे क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है कॉटन में। तो हमने क्या किया, कॉटन बनाया जिसके अंदर क्या था, कोई भी नेक्टर नहीं था। इससे क्या हुआ, जो आपका क्रॉप था वो क्या हो गया, कॉटन का, वो बच गया। उसी तरह क्या है, मेज में क्या किया गया हमने, हाई एस्पार्टिक एसिड, ये देखिए बायोकेमिकल किसका है, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन और लो शुगर कंटेंट, यानी शुगर कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट को लो कर दिया गया, एस्पार्टिक एसिड को क्या कर दिया गया, ज्यादा कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जब हमने क्या किया, ऐसा किया, तो इससे ये हुआ कि मेज में जो स्टेम बोरर था, मतलब जो स्टेम को नुकसान करने वाला जो कीड़ा था, उसका क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। तो देखिए हुआ क्या, इसी तरह हमने क्या किया, जैसे हम क्या कर रहे थे, डिजीज वाले में क्या किया, हमने बहुत सारी वैरायटी बनाई। उसी तरह हमने क्या किया, ब्रेसिका की एक वैरायटी थी जिसका नाम क्या था, पूसा गौरव। पूसा गौरव एक क्या थी, ब्रेसिका की वैरायटी है, रेपसीड मस्टर्ड की वैरायटी है पूसा गौरव, जो किससे रेजिस्टेंट थी, एफिड से क्या थी, रेजिस्टेंट थी। उसके अलावा फ्लैट बीन में क्या है, पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3, ये जो वैरायटी है वो किससे रेजिस्टेंट है, जैसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरर से क्या है, आपकी रेजिस्टेंट वैरायटी है। उसके साथ साथ आपका क्या है, उसके साथ साथ का आपका है ओकरा में हमने बता दिया पूसा स्वानी, जैसे हमने क्या किया था, पूसा प्रभानी, उसमें प्रभानी क्रांति जो वैरायटी थी वो रेजिस्टेंट थी येलो वेन मोजैक के। उसी तरह इसी ओकरा में क्या है, पूसा स्वानी एक वैरायटी है और पूसा A4 एक वैरायटी है जो क्या है, सूट और फ्रूट बोरर के क्या है, रेजिस्टेंट है। यानी इससे क्या करती है, लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करती है ये वैरायटी। तो चलिए हमने क्या किया, बात किया किसके बारे में, इंप्रूवमेंट इन यील्ड की बात की हमने, राइस के बारे में, शुगर केन के बारे में। उसके साथ साथ हमने बात किया किसके बारे में, डिजीज रेजिस्टेंट के बारे में, इंसेक्ट रेजिस्टेंट के बारे में। और पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने क्या किया था कि हम अपने जो PYQ था हमने देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के कुछ क्वेश्चन को हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। मैंने आपको अलग अलग पेपर से क्या किया था, क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो इस टॉपिक से भी हम क्या करेंगे, कुछ आपका क्या करेंगे, पोर्शन जो होगा हम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए हिमगिरी डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंट अगेंस्ट रस्ट पैथोजेन इज अ वैरायटी ऑफ, जो हिमगिरी वैरायटी थी वो क्या थी, लीफ और स्ट्राइप रस्ट के क्या थी, के लिए क्या थी, रेजिस्टेंट थी। हमने पढ़ा ना, ये जो क्या थी, रेजिस्टेंट थी किसके लिए, लीफ रस्ट। ये जो वैरायटी थी किसके लिए रेजिस्टेंट थी, लीफ रस्ट के लिए क्या थी, रेजिस्टेंट थी, ठीक है। और स्ट्राइप रस्ट के लिए क्या थी, रेजिस्टेंट थी, स्ट्राइप रस्ट के लिए रेजिस्टेंट थी। तो ये जो वैरायटी है किसकी वैरायटी है, वीट की वैरायटी है। उसके साथ क्या है, जया एंड रत्ना डेवलप्ड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया आर वैरायटी ऑफ, जो जया और रत्ना है ये क्या है, किस क्रॉप की वैरायटी है जो क्या की, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान क्या की, इंडिया में डेवलप की गई। और ये वैरायटी किसकी है, राइस की वैरायटी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, पूसा स्वानी इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा स्वानी किसकी वैरायटी है, पूसा स्वानी किसकी वैरायटी है, ओखरा की वैरायटी है। ओखरा मतलब भिंडी की वैरायटी है। और इसी के साथ साथ क्या है, पूसा स्वानी के साथ साथ प्रभानी क्रांति भी भिंडी की वैरायटी है। अब देखिए म्यूटेंट वैरायटी ऑफ वीट, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया था, सरबती सोनरा, ये एक म्यूटेंट वैरायटी थी जिसे किससे डेवलप किया था, जिसे MS स्वामीनाथन ने डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था, MS स्वामीनाथन ने क्या किया था, डेवलप किया था। और ये क्या थी, म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू इसे क्या किया गया था, इन्होंने MS स्वामीनाथन ने क्या किया था, म्यूटेशन ब्रीडिंग से क्या किया था, म्यूटेशन ब्रीडिंग से इसे क्या किया था, डेवलप किया था, ब्रीडिंग से क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। और ये क्या थी, म्यूटेंट वैरायटी थी किसकी, वीट की। और ये इसने क्या किया था, बहुत ज़्यादा एरिया क्या किया था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके ड्यूरेशन में क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर किया था। फिर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था पहले ही, ड्वार्फिंग जीन ऑफ राइस, राइस में जो बौना बनाने वाला जीन है वो कौन सा है, DGO
वो जेन ये क्या करता है, राइस के प्लांट को क्या कर देता है, बौना बना देता है। तो हमने बात किया किसके बारे में, अपने PYQ के बारे में हमने बात कर लिया। तो यहां पे क्या होता है, हमारा आज का लेक्चर क्या होता है, खत्म होता है। और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट इन फूड क्वालिटी। हमने क्या किया, यील्ड बढ़ाने की बात कर ली, हम अपने उत्पादन को कैसे बढ़ाएंगे, उत्पादन जो हो रहा है उसे कैसे बचाएंगे, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम अपने जो हमारा जो उत्पाद है, यानी जो हमारा फूड प्रोडक्ट जो हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट करके ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी को हम कैसे अच्छा करें, उसके बारे में हम कब बात करेंगे, अपने अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू।